जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 13 नवंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अटॉर्नी जनरल के बारे में क्वेश्चन है और यूपीएससी नॉर्मली इसी तरह से क्वेश्चन को फ्रेम आउट करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें 4 स्टेटमेंट हैं और उसके बाद मैं ऑप्शन दूंगा आपको। पहला स्टेटमेंट है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए और चौथा स्टेटमेंट है कि संसद द्वारा महाभियोग लगा के उसे हटाया जा सकता है। अब देखो, ऑप्शन ए है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है कि दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन डी है कि तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे फर्स्ट पेज पे जो सबसे पहला न्यूज़ है आत्मनिर्भर भारत को लेकर के न्यूज़ है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत यह तीसरा पैकेज जारी हुआ है जो 2.65 लाख करोड़ का जारी किया गया। तो थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए कि देखो, अभी तक ये पैकेज अगर कल का मिला दिया जाए तो टोटल 29,87,000 करोड़ का पैकेज सरकार ने जारी किया। हमारे देश के टोटल जीडीपी का लगभग ये 15% के आसपास होता है, अप्रॉक्स 15% होता है। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत 1.0 आया था जिसमें 11 लाख करोड़ का पैकेज जारी हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,92,000 लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज जारी हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 82,000 करोड़ का पैकेज जारी हुआ था। आत्मनिर्भर भारत 2.0 जो पिछले महीना जारी हुआ था उसमें 73,000 करोड़ का पैकेज जारी हुआ है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 जो कल जारी हुआ उसमें 2,65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जारी हुआ। अब देखो, इसके अलावा भी आरबीआई ने मदद की है और आरबीआई ने 12,71,200 करोड़ का मदद किया है। तो ये सारे के सारे को काउंट कर लो, सारे के सारे को जोड़ दो तो टोटल 29,87,000 करोड़ होता है जो हमारे जीडीपी का लगभग 15% है। जाके नेट पे देखना या सर्च करना कि हमारे देश का टोटल जीडीपी लगभग कितना है। अब देखो, इसमें जो डिस्कस मुझे करना था वो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ। कल आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, देखो ये पॉइंट को कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 10 औद्योगिक सेक्टर को 1.646 लाख करोड़ का जो है प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव दिया जा रहा है। ये जो पैकेज आया है इसी के तहत 10 औद्योगिक सेक्टर को चूज किया है जिसको आने वाले 5 वर्ष में 1,46,000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी दिया जाएगा। पीएलआई का डेली हम बात करते हैं, लगातार हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन के आधार पे अगर सब्सिडी दिया जाता है तो उसी को कहा गया प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी। तो 10 नए औद्योगिक सेक्टर को चूज किया गया है जिसमें 1.46 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। साथ ही साथ देखो, इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी 6,000 करोड़ का पैसा दिया जा रहा है। इससे 2025 तक 1.10 लाख करोड़ का फंड जुटाया जा सकेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे हम जो है 2025 तक 1.10 लाख करोड़ का रुपया जुटाया जा सकेगा। इसके लिए जो है सरकार ने 6,000 करोड़ का पैकेज जारी किया। सुरक्षा उपकरण और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ग्रीन एनर्जी क्षेत्र के उद्योग को मदद मिलेगी। इंसेंटिव देने के लिए सरकार ने 10,200 करोड़ का पैकेज जारी किया। राइट, किसानों को इसके अलावा जो है सरकारी टेंडर में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के जगह पे बिड सिक्योरिटी डिक्लेक्शन लेना होगा। ठेका के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को घटा करके 3% किया गया है जो पहले 10% था। 14 करोड़ किसानों को खाद मुहैया कराने के लिए 65,000 करोड़ की खाद सब्सिडी दिया जा रहा है। सारी बातें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बेहतर है कि खुद पढ़ लेना। राइट, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। आत्मनिर्भर भारत पे मैं एक अलग से लेक्चर लूँगा। इंपॉर्टेंट यह है कि आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज दिया गया था, तो वो जो पैकेज दिया गया था तो उससे इकोनॉमी को क्या क्या लाभ अभी तक हुआ है, उससे इकोनॉमी को क्या क्या संभावित लाभ हो सकता है। राइट, और
उसका क्या सिग्निफिकेंट है, आत्मनिर्भर भारत का जो 5 इंटेंशन था वो 5 इंटेंशन क्या थी। तो ये सारे के सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बस ये आपको जानकारी होना चाहिए कि 2.65 लाख करोड़ का तीसरा पैकेज दिया गया है। टोटल लगभग 29,87,000 करोड़ या लगभग 30 लाख करोड़ भी आप लिख सकते हैं। बाकी कहाँ पे क्या दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन बस मैं दूंगा जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। देखो, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी ECGL, ECLG सॉरी, क्रेडिट लाइन गारंटी क्या है कि इसके तहत जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 आया था तो उसमें सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया जो है वो किसको दिया था, वो MSME को आवंटन किया था, बैंकों को दिया था कि आपको MSME को देना है। अब बैंकों ने क्या किया कि बैंकों को पैसा देना था, 31 अक्टूबर का डेट था कि 31 अक्टूबर तक आपको 3 लाख करोड़ के आसपास दे देना है। बैंक 1 लाख करोड़ दे दी थी, 40,000 करोड़ और सैंक्शन कर चुकी थी, लेकिन 3 लाख करोड़ फिर भी काफ़ी दूर था। लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास ने बैंक दे दिया था 31 अक्टूबर तक। उसके बाद इसका डेट बढ़ा करके कर दिया गया 31 नवंबर, और उसके बाद फाइनली अब इसका डेट बढ़ा करके कर दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। 3 लाख करोड़ रुपया जो है बैंकों को, जो MSME है, छोटे उद्योग हैं, छोटे मध्यम लघु उद्योग हैं, उसे देना होगा 31 मार्च 2020 तक। बाकी देखो एक न्यूज़ यहाँ पे है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा कि पाक ने फिर बेनकाब मुंबई हमले के दोषी को अपने यहाँ होने की बात मानी। तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ, ग्रे लिस्ट से बाहर उसे निकलना, वाइट लिस्ट में आना है या ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना। तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान को अपने यहाँ पल रहे आतंकवादी संगठन पे काम करना होगा, और इसी के तहत पाकिस्तान की जो फेडरल जांच एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ CBI है, तो वहाँ की जो फेडरल जांच एजेंसी है उन्होंने मुंबई हमले में मदद करने वाले कुछ आतंकवादियों के सूची को शामिल किया, राइट। तो कुछ लोगों का नाम उन्होंने उजागर किया है जो मुंबई के जो हमला हुआ था 2008 में, उसके हमले के पीछे जिम्मेदार हैं। हालांकि भारत का कहना है कि आपने छोटी मछली को पकड़ा, बड़ी मछली को आपने छोड़ दिया। स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस लिस्ट में जो है पाकिस्तान फेडरल एजेंसी का जो लिस्ट है इसमें हाफिज सईद का नाम नहीं है। तो पाकिस्तान, भारत का कहना है कि आपने छोटी मछली को पकड़ा, जो मेन व्यक्ति था, जो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, इसको तो आपने छोड़ दिया। तो ये भारत का कहना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। FATF इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी FATF पे हमने कई बार डिस्कस किया है, तो आज हम FATF पे डिस्कस नहीं करेंगे। RCEP में शामिल नहीं होने के निर्णय पे भारत अड़िग, देखो इस पे भी मैं एक स्पेशल लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली आज ही ले लूँगा, उसका PDF तैयार हो जाएगा शाम तक, रात में उस पर लेक्चर ले लूँगा। लेक्चर लूँगा मैं भारत आसियान संबंधों को लेकर के, और अलग से लेक्चर लेने का मकसद क्या होता है। जैसे मान लो आज का मैंने ये पेपर बनाया, आज का ये वीडियो बनाया, लेकिन ये वीडियो लोग बार बार नहीं देखेंगे। आज जो है एग्जैक्ट 13 नवंबर है, तो 13 नवंबर को देखेंगे, 14, 15, 16 नवंबर को देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो ऐसा टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 1 वर्ष के बाद भी आपको काम देगा, तो उस पर मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया जाए। जैसे भारत आसियान का संबंध को लेकर के लेक्चर हैं, तो वो लेक्चर मैं एक अलग से अपलोड कर दूंगा, ताकि 6 महीने के बाद भी, 1 साल के बाद भी उस लेक्चर को आप देख सकेंगे। अब देखो हुआ क्या है, आसियान और भारत की 17वीं जो है मीटिंग है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन, जिसकी को होस्ट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। तो इस यहाँ पे भी चर्चा हुआ था किसका, कि RCEP में भाग लेने का। हालांकि भारत ने इनकार कर दिया है कि भारत RCEP में शामिल नहीं होगा। RCEP क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आसियान के टोटल 10 देश हैं, ये ध्यान से सुनना, चूंकि UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ इस पे UPSC ने क्वेश्चन पूछ चुका। तो आसियान के 10 देश हैं प्लस 6 अन्य देश, टोटल 16 देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा थी, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था RCEP के माध्यम से।
10 आसियान देश का नाम आपको पता है, 6 जो अन्य देश हैं इसका नाम मैं बता देता हूँ। दक्षिण कोरिया, ऊपर से देखो, ऊपर से अगर आप देखोगे तो दक्षिण कोरिया मिल जाएगा आपको, जापान मिल जाएगा, उसके बाद भारत और चाइना, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो टोटल 16 कंट्री, 10 आसियान के देश, 6 ये देश जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 16 देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था। क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? कई लोगों को पता नहीं है कि एफटीए क्या होता है। एफटीए का मतलब ये नहीं होता है कि हम फ्री में सामान भेजेंगे या वो उसे फ्री में सामान मंगाएंगे, किसी अन्य कंट्री से हम फ्री में सामान मंगाएंगे, इसका कदापि मतलब नहीं होता है। एफटीए का मतलब होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि हम उनके सामान पे टैरिफ नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो कि चाइना मान लो एक मोबाइल भेज रहा है हमें 5,000 रुपये में, तो 5,000 में अगर भेज रहा है तो उस पर हम बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। वो 5,000 रुपये में हमें भेज रहा है और हम 5,000 रुपये में इसे मार्केट में उतार देंगे। नॉर्मली टैरिफ क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का आप रहस्य समझो कि 5,000 रुपये का मान लो चाइना ने एक मोबाइल भेजा। अब भारत की लोकल कंपनी है माइक्रोमैक्स, जो लगभग 8,000 रुपये में मोबाइल देती है। 5,000 की चाइना की मोबाइल और 8,000 की माइक्रोमैक्स की मोबाइल पे कोई अंतर नहीं होता है क्वालिटी में। लोग किसको खरीदेगा? आप किसको खरीदेंगे? आप 5,000 वाले चाइना के मोबाइल को खरीदेंगे, क्योंकि सेम क्वालिटी दे रहा है माइक्रोमैक्स जो कि 8,000 रुपये में दे रहा है। तो आप 8,000 रुपये क्यों वेस्ट करोगे? तो ये जो आप 5,000 में ये खरीदोगे चाइनीज मोबाइल, तो इससे क्या होगा कि माइक्रोमैक्स कंपनी बैठ जाएगी, ये समाप्त हो जाएगा। माइक्रोमैक्स कंपनी डूब जाएगी तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो रोज़गार में थे उसका रोज़गार चला जाएगा, और इससे इकोनॉमी पे अन्य असर भी पड़ सकता है, राइट। तो इसलिए जो है क्या होता है कि चाइना कंपनी पे ये 3,000 का मान लो भारत सरकार ने टैरिफ लगा दिया, तो टोटल 8,000 हो गया। तो अब मान लो 3,000 का टैरिफ भारत सरकार ने लगाया। अब क्या होगा कि 8,000 रुपये में चाइना कंपनी भी का मोबाइल भी बिक रहा है और भारत की कंपनी का मोबाइल भी बिक रहा है। अब उपभोक्ता पर डिपेंड करेगा कि उसको क्या लेना है। दोनों की क्वालिटी अगर सेम है तो इसलिए टैरिफ लगाया जाता है। अपने घरेलू मार्केट को सेव करने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है इसका मतलब टैरिफ फ्री होता है, हम टैरिफ बिल्कुल वहाँ से नहीं ले रहे हैं। तो देखो भारत ने जो है आरसीपी में से भारत हट गया था पिछले वर्ष ही, और भारत जो है स्पष्ट तौर पे फिर से बोला इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि आरसीपी में शामिल नहीं होने के निर्णय पे भारत अड़िग, यानी भारत आरसीपी में शामिल नहीं होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर देता हूँ कि भारत आरसीपी में शामिल क्यों नहीं हुआ। पहला कि भारत की ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ, यानी व्यापार घाटा हमारा चीन के साथ है, दक्षिण कोरिया के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है और मलेशिया के साथ है। तो 105 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार घाटा है इन देशों के साथ में, राइट। तो अगर अभी जब हम टैरिफ लगाते हैं चीन पे, दक्षिण कोरिया वगैरह पे, जब अभी हम टैरिफ लगाते हैं बावजूद इसके हमारा घाटा 105 बिलियन डॉलर है, जब हम टैरिफ लगाना बंद कर देंगे तो सोचो व्यापार घाटा हमारा कितना बढ़ जाएगा, हमारा कितना प्रत्येक वर्ष नुकसान होगा। अब देखो भारत की वर्कफोर्स अभी उत्पादन के लिए तैयार नहीं है। मात्र 2% कार्यशील जनसंख्या के पास ही उपयुक्त कौशल है। ये पॉइंट नोट करो आप। उपयुक्त कौशल मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक कंपनी में अगर कोई उत्पाद तैयार होगा तो उस उत्पाद बनाने के लिए जो कौशल चाहिए वो कौशल भारत में श्रमिकों के पास नहीं है। इसलिए भारत सरकार कौशल विकास अभियान लेकर आई थी। तो हमारे पास उपयुक्त कौशल का अभाव है, इसलिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आरसीपी से बाहर हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौशल नहीं है। इसलिए हमारा जो मार्केट है चीन के सस्ते उत्पाद से भर जाएगा। भारत के पास अभी उतना कौशल नहीं है कि भारत सस्ता उत्पाद बना करके चीन, दक्षिण कोरिया या आसियान के देश या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड भेज सके। अब देखो तीसरा पॉइंट है कि आरसीपी के तहत भारत की प्रमुख चिंता ई कॉमर्स कंपनी को भी लेकर के है तथा उसमें निवेश से संबंधित भी है, राइट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि भारत की कई ई कॉमर्स कंपनी में जो है चाइना का इन्वेस्टमेंट है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो ये चीज़ें बढ़ जाएगी।
ये चीज़ें बढ़ने का ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज पे कब्जा, मतलब भारत की लोकल इंडस्ट्रीज पे कब्जा, क्योंकि आजकल कोविड के समय में काफ़ी सामान ई कॉमर्स से मंगाया जा रहा है। भारत के डाटा स्थानीयकरण या डाटा लोकलाइजेशन की योजना पे भी विराम लग सकता। यानी मान लो चीन की अगर कोई कंपनी है, अगर वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हम, मेरा कहना है या हमारे देश का कहना है कि आप इंडिया में अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके यहाँ जो भी पेमेंट होगा उस पेमेंट के लिए आप एक अलग से सर्वर इंडिया में बनाइए। डाटा अगर आरसीपी होता तो ये चीज़ें नहीं होती। अब देखो, चीन तथा अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर आरसीपी में भारत शामिल हो जाता है तो अमेरिका को एक ये जाता मैसेज कि भारत चाइना के पक्ष में है। तो ये चीज़ें भी हो सकता था। और भारत जिसने 2011 में 10-11 में आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, 2010-11 में भारत का व्यापार घाटा लगभग $5 बिलियन था मात्र आसियान के 10 देशों के साथ, और अभी हमारा व्यापार $21 बिलियन का हो गया। तो आसियान के देश जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है। सोचो, चाइना जैसे देशों के साथ अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, आरसीपी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि जो 16 देश है उसके बीच पूरी के पूरी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। यानी हम चाइना किसी सामान को भेज सकें, चाइना कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, चाइना हमें कोई सामान भेज सके हम उसे टैरिफ नहीं लगाएंगे। जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश हमें कोई सामान भेजे हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। आसियान के देश के साथ ऑलरेडी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसा देश कभी हम पे कोई सामान भेजे हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो सोचो, सिर्फ आसियान के देश के साथ हमारा जो है व्यापार घाटा है, अगर आरसीपी के साथ आरसीपी हम साइन कर लेते हैं तो हमारा व्यापार घाटा कितना बढ़ जाता। तो इसलिए भारत सरकार ने इसमें कदम नहीं उठाया। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं जस्ट आपको दे देता हूँ जानकारी के लिए। आसियान के देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसलिए चाइना का क्या हो रहा है कि चाइना के जैसे मान लो थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो चाइना जो है अपना उत्पाद थाईलैंड को भेजा, थाईलैंड इस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। और सेम उत्पाद को थाईलैंड ने क्या किया कि इंडिया को भेज दिया। चूँकि हमारा थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, थाईलैंड पे हम कोई जो है कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारा चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, चाइना पे हम हैवी टैरिफ लगाते हैं। तो इस तरह से अभी क्या हो रहा है कि चीन जो है अपने उत्पाद को आसियान देश के माध्यम से भारत भेजने का कोशिश कर रहा है या भारत भेज रहा है। भारत सरकार इस बात को समझ रहा है कि आसियान का वो फ़ायदा उठा रहा है चाइना, और इसको रोकने के लिए भारत सरकार सतत प्रयास कर रहा है। बाकी आसियान इंडिया रिलेशन पे मैं एक अलग से वीडियो आज अपलोड कर दूंगा। देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहाँ पे जो है गुपकार डिक्लेरेशन के बारे में दिया हुआ, तो एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं। देखो, दुनिया के नक्शे पे दिखेगा बेगूसराय का काबर ताल। देखो, एशिया के मीठे पानी की बड़ी झीलों के साथ प्रवासी पक्षियों के पसंदीदा जगह में से एक बिहार के बेगूसराय के काबर ताल अब अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर दिखेगा। तो नाम याद रख लेना, काबर ताल झील की, जो कहाँ पे है, बेगूसराय में है। यूनेस्को इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जल क्षेत्र घोषित करते हुए इसे रामसर साइट का दर्जा दिया है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? तो ईरान के एक सिटी है जिसका नाम है रामसर, उस सिटी में जो है एक सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन के नाम पे इसका नाम पड़ा है, इसी जगह के नाम पे, इसी सिटी के नाम पे, रामसर सिटी के नाम पे इस कन्वेंशन का नाम हुआ है रामसर कन्वेंशन, जो एकमात्र कन्वेंशन है मैनग्रोव के लिए, राइट। तो रामसर साइट जो है, रामसर साइट का जो है दर्जा मिला है, और ये बिहार का एकमात्र साइट है जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला है, राइट। अब देखो, भारत का ये टोटल 39 क्षेत्र है, 39वां स्थान है जिसे रामसर दर्जा दिया गया है। और
हाल में ही उत्तराखंड के आसन जल क्षेत्र को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो रामसर साइट के बारे में नेट पे सर्च कर लेना। जो 39 साइट है उसमें नया लगभग 12-13 साइट है जिसे हाल फिलहाल में रामसर साइट का दर्जा दिया है। और बिहार में अगर बीपीएससी वगैरह एग्जाम दे रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार के बेगूसराय में कांवर ताल है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और चूंकि 2 फरवरी, आई रिपीट द फैक्ट, 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में यह सम्मेलन साइन हुआ था। और इसलिए जो है चूँकि वेटलैंड पे एकमात्र, आर्द्र भूमि पे एकमात्र सम्मेलन यह है, इसलिए 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि 2020 की वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी। देश में बड़े बांध बनाना अब बहुत मुश्किल, तो एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं, राइट। बस एक जानकारी मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि जल संरक्षण के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को पहला पुरस्कार मिला। तो याद रख लेना कि जल संरक्षण के लिए, जल बचाव के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जो है देश में पहला पुरस्कार मिला है। वनडे एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में भी निश्चित तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि जल संरक्षण के लिए किसे पहला पुरस्कार मिला। देखो पेपर में जब चर्चा हो इस तरह का कोई, तो उसको थोड़ा सा नेट पे भी सर्च कर लेना चाहिए। पंबन ब्रिज कहाँ पे है? तमिलनाडु में है पंबन ब्रिज, और ये जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है एक तरह से। देखो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट 75, देखो प्रोजेक्ट 75 क्या है? फ्रांस और इंडिया का जब मैं रिलेशन डिस्कस कर रहा था तो मैंने प्रोजेक्ट 75 का डिस्कस किया था। तो प्रोजेक्ट 75 जो है फ्रांस के सहयोग से भारत के मजगांव डॉक शिप लिमिटेड मुंबई द्वारा स्कॉर्पियन श्रेणी के 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा। स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियों परंपरागत रूप से डीजल इलेक्ट्रॉनिक इंजन पर चलने वाली पनडुब्बियां हैं। इसके लिए अक्टूबर 2005 में फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ समझौता किया गया था, जो स्कॉर्पियन श्रृंखला की पनडुब्बियों के निर्माण और आवश्यक तकनीक हस्तांतरण के लिए सहायता कर रहा है। तो यानी फ्रांस हमारा सहयोग कर रहा है पनडुब्बी निर्माण के लिए। मजगांव डॉक जो मुंबई में है वो इसका निर्माण कर रही है। तो सबसे पहला इस श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 का जो सबसे पहला स्कॉर्पियन श्रेणी था वो INS कलवरी था। दूसरा जो है INS खांडेरी है जो ऑलरेडी शामिल हो चुका है नौसेना में। तीसरा है INS करंज जिसका भी ट्रायल चल रहा है, समुद्री ट्रायल चल रहा है। चौथा है INS वेला जिसका भी समुद्री ट्रायल चल रहा है। पांचवा है INS वागिर जो ये है, पांचवा है स्कॉर्पियन श्रेणी। और छठा INS वांगसी जिस पे निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये टोटल 6 स्कॉर्पियन श्रेणी है जिसका निर्माण 2020 तक हो जाना चाहिए था। अब देखो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ। तो ये जो पनडुब्बी है बेसिकली एक पनडुब्बी है यह, राइट। ये जो पनडुब्बी है ये परमाणु हथियार से लेस रहेगी, यानी इस समुद्र के नीचे भी जा सकती है, समुद्र के ऊपर भी चल सकती है ये, और ये परमाणु हथियार यहाँ से छोड़ सकती है, किसी भी देश पे छोड़ सकती है। इसकी बहुत सारी खासियत यहाँ पे दिया हुआ, खासियत खुद से पढ़ लेना, लेकिन ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि समुद्र के ऊपर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और समुद्र के नीचे पानी के भीतर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि भारत और फ्रांस के बीच में संबंध कितना मजबूत है कि हमारे लिए पनडुब्बी निर्माण में वो हमारा मदद कर रहा है, राइट। देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ तिब्बत को लेकर के, भारत सरकार तिब्बत पे खुल के नहीं बोलती है। हालांकि चाइना तिब्बत पे खुल के चाइना जो है भारत के अरुणाचल पे और भारत के लद्दाख पे खुल के बोलता है कि अरुणाचल और लद्दाख जो है चीन का हिस्सा है। चीन का कहना है, स्पष्ट तौर पे कहना है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भारत ने कब्जा किया हुआ है, ये चीन का हिस्सा है, राइट। लेकिन भारत कभी खुल के ये बात नहीं बोलती कि तिब्बत जो है चीन का हिस्सा नहीं है, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, राइट।
लेकिन अमेरिका में इसको लेकर के, तिब्बत को लेकर के एक बिल पारित हुआ, अमेरिका के एक बिल पारित हुआ वहाँ की कांग्रेस में, और उसके बाद अमेरिका सक्रिय हो गया तिब्बत को लेकर के। अमेरिका ने तिब्बत सरकार, जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है, वो भारत में रहती है। भारत के हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में तिब्बत के निर्वासित सरकार रहते हैं, दलाई लामा रहते हैं, तिब्बत के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो अब क्या किया है कि अमेरिका ने न्योता दिया है डॉक्टर सांगवे को, जो तिब्बती सरकार के अध्यक्ष हैं, वो 24 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर जाएंगे। अमेरिका ने उसे अपने यहाँ बुलाया। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि किस तरह से अमेरिका तिब्बत के लिए काम कर रहा है, और समय और आवश्यकता की मांग है कि अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पे अपना स्टैंड चेंज नहीं करता है, तो भारत को भी तिब्बत पे अपना स्टैंड चेंज करके हुए कहना चाहिए कि तिब्बत जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट राज्य है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, राइट। जितने भी लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, इसको एक बार पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि अनुवाद किस तरह से टिपिकल होता है, हिंदी अनुवाद कुछ होता है, इंग्लिश अनुवाद कुछ होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर यूपीएससी का आपको निकालना है प्रीलिम्स खास करके, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन इंग्लिश में ही अटेम्प्ट लेना होगा। हिंदी में अटेम्प्ट लोगे तो आप गलत हो जाओगे। जैसे इस बार का एक क्वेश्चन था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, इंग्लिश में दिया हुआ था। हिंदी में जो उसका अनुवाद था वो था असहयोग आंदोलन। अब सोचो, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदी में दिया हुआ असहयोग आंदोलन। तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश के बीच में अगर आप कंफ्यूज करें तो इंग्लिश को ही आप ऑथेंटिकेट माने, ऐसा कहा जाता है, राइट। और हिंदी काफ़ी टिपिकल होता है, यूपीएससी के प्रीलिम्स का हिंदी काफ़ी टिपिकल होता है। देखना क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना, तभी आपको पता चलेगा। मैं कितना भी बोल दूँ आपको पता नहीं चलेगा। देखो, भ्रष्टाचार पे निर्णायक हो प्रहार, बस एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने हाल में ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 7 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है। और ये उस सप्ताह मनाया जाता है जिस सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था 31 अक्टूबर को, इसलिए जो ये सप्ताह था, इस सप्ताह को 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया गया। एक बार पढ़ सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट नहीं दिया हुआ है। जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। लेकिन ऑलरेडी देखो, इस तरह के आर्टिकल पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि कोरोना के बाद जो है क्या परिस्थिति चेंज हुई है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा पीएमआई इंडेक्स जो है इम्प्रूव हो रहा है, सर्विस सेक्टर में भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इम्प्रूव हो रहा है। हमारी जो है फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रही है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रही है। तो ये सारा का सारा इंडिकेशन है कि किस तरह से भारत ग्रो कर रहा है। एक थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूँ। देखो, फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ने का क्या क्या कारण है। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि फॉरेक्स रिजर्व भारत का क्यों बढ़ रहा है जबकि भारत की जीडीपी काफ़ी नीचे चली गई है। तो देखो, सबसे पहली बात कि हम जो व्यापार करते हैं, हमारा व्यापार घाटा अधिक है, राइट। यानी हमने जो है निर्यात करना कम कर दिया था। तेल वगैरह का निर्यात तो लगभग लॉकडाउन के पीरियड में समाप्त ही हो गया था, तेल मंगाना हमने बंद कर दिया था। तो सबसे अधिक हमारा फॉरेक्स रिजर्व कहाँ जाता है? तेल में जाता है, राइट। तो इसलिए हमारा जो है व्यापार घाटा काफ़ी कम हो गया था, इसलिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि सोना और चांदी का जो है मूल्य बढ़ गया। इंटरनेशनल कॉस्ट में जो है सोना का मूल्य बढ़ गया, राइट, चांदी का मूल्य बढ़ गया। तो सोना और चांदी का चूंकि मूल्य काफ़ी बढ़ गया, मान लो 30,000 जो है रुपये भरी सोना मिलता था, अब मिल रहा मान लो 50,000 रुपये भरी। तो लॉकडाउन के पीरियड में सोना और चांदी का मूल्य बढ़ गया। हमारे फॉरेक्स रिजर्व में काफ़ी मात्रा में सोना, काफ़ी टन सोना भी है। तो सोना का मूल्य अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गया तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास जो है टन में कई टन सोना है। तो दूसरा रीजन यह है। तो 2 बेसिक ये रीजन याद रख लेना, और भी रीजन है लेकिन 2 बेसिक ये रीजन याद रख लेना जो हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का रीजन है। और अभी हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई चल रहा है जो $561 बिलियन के आसपास आ गया।
देखो, उम्मीद से बेहतर विकास के तभी सभी सूचकांक मजबूत होंगे। सीतारमन, यहाँ पे 2-3 बातें मैं बता देता हूँ। प्रत्येक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर 1 जो होता है वो होता है अप्रैल से लेकर के 3 महीने का प्रत्येक क्वार्टर होता है, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। क्वार्टर 2 जो हो गया जुलाई, अगस्त और सितंबर। क्वार्टर 3 जो हो गया अक्टूबर से लेकर के दिसंबर। और क्वार्टर 4 जो हो गया ये हो गया आपको जनवरी से लेकर के मार्च। ये चारों क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ होता है उसको जोड़ने के बाद उसे 4 से डिवाइड कर दो, वो भारत का जीडीपी हो जाता है। तो उसका एवरेज जो होगा वो भारत का जीडीपी होता है। अब पहला क्वार्टर भारत की कंडीशन बहुत ख़राब रही है। दूसरा क्वार्टर का अभी डाटा आना बाकी है, उसको देखते हैं क्या डाटा आएगा। तीसरा क्वार्टर में जो कहना है हमारे देश के निर्मला सीतारमन जी का कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा तीसरा क्वार्टर में वो पॉजिटिव होगा और चौथा क्वार्टर में भी पॉजिटिव होगा, राइट। तो उसी को यहाँ पे बताया गया। नई विदेश व्यापार नीति के पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो नई फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो है, सॉरी, नई व्यापार नीति, इससे पहले नई व्यापार नीति जो आया था वो 2015 में आया था। तो नया व्यापार नीति पे जो है डीजीएफटी ने, विदेशी व्यापार निदेशालय ने जो है एक सुझाव मांगा है लोगों से, एजेंसियों से सुझाव मांगा है कि किस तरह से नई विदेश व्यापार फॉरेन ट्रेड नीति होना चाहिए, उसको लेकर के सुझाव मांगा। तो देखते हैं उस पर क्या आएगा। जो भी आएगा उस पर हम डिटेल से बाद में डिस्कस कर देंगे। लेकिन फिलहाल ये याद रख लेना कि इससे पहले 2015 में नीति आई थी, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट आपके लिए बचा नहीं है। अब 6 महीनों के बाद औद्योगिक उत्पादन सकारात्मक दर पे। देखो, डाटा यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना कि आईआईपी जो होता है, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो होता है, ये सीएसओ के द्वारा प्रकाशित होता है। और इसमें टोटल 8 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है रिफाइनरी उत्पाद, दूसरा होते हैं विद्युत, तीसरा होते हैं इस्पात, चौथा होता है कोयला, पांचवा होता है कच्चा तेल, छठा होता है प्राकृतिक गैस, सातवां होता है सीमेंट, आठवां होता है उर्वरक। और इसमें सबसे कम वेटेज जो होता है वो होता है उर्वरक का। और इसमें जो है सबसे अधिक वेटेज जो होता है वो होता है रिफाइनरी का। तो रिफाइनरी का सबसे अधिक वेटेज होता है और सबसे कम वेटेज होता है इसमें उर्वरक का। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बस याद रख लेना। एक बार इसको भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ओके, 32 मिनट हो गया है। देखो, खुदरा महंगाई 6.5 वर्षों में शीर्ष पे। रघुराम राजन जी जब भारत में आरबीआई के गवर्नर थे तब उन्होंने एक समिति बनाई थी, उर्जित पटेल समिति। और उस समिति ने कहा था कि आरबीआई को काम करना चाहिए 4+-2 के लिए, यानी जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो 4% आइडियल होना चाहिए। लेकिन 4% से 2% ज़्यादा भी हो सकता है, 2% कम भी हो सकता है। यानी 2% से लेकर के 6% के बीच में जो है सीपीआई होना चाहिए। 6% से अधिक भी खतरनाक है और 2% से कम भी खतरनाक है, राइट। लेकिन अभी जो है सरकार हमेशा इसको लेकर के कोशिश करती रही है, आरबीआई कोशिश करती रही है, लेकिन अभी हमारा खुदरा महंगाई दर बढ़ गया है, 7.61% आ गया। तो इसको कम करके हमें 6% से कम करना होगा। इसको सरकार इसको लेकर के काम कर रही है, आरबीआई इसको लेकर के काम कर रही है। देखो, ये रिपोर्ट है थोड़ा सा, अगर आपको कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में लिखना हो तो इस डाटा को आप जरूर कोट कर लेना। अमेरिका की रिसर्च एजेंसी है मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि अगले 7 वर्षों के भीतर 320 अरब डॉलर की मदद दे सकता है भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो महज 17% का योगदान भारत की जीडीपी में देता है, इसको बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अगर मैं कहूँ बात कि आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत का सबसे मेन उद्देश्य है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है बेसिकली, राइट। देखो, हाल फिलहाल ने ब्रिटेन ने भी क्रिटिसाइज किया चाइना को कि वो अपने यहाँ जो नागरिक हैं, जो अपने यहाँ अल्पसंख्यक है, उससे बेसिक और बुनियादी अधिकार दें। चूँकि आपने देखा है कि कुछ समय पहले मैंने भी डिस्कस किया था कि एक ईसाई लड़की के साथ, नाम मैं भूल रहा हूँ इस ईसाई लड़की का, जिसका जबरन जो है धर्मांतरण करा करके उनकी शादी करवाई गई। 12 वर्ष की बच्ची थी बस, राइट।
तो इस तरह का चीज़ें हो रहा है, ईसाई पे भी अत्याचार हो रहा है, और इसको लेकर के बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उसने पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पे संदेश देने का काम किया। इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग खुद से। देखो, बिरसा मुंडा के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जो है जन्म दिवस है, जिसे जो है राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में आरएसएस मनाने का प्लान कर रहा है। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर सरकार बनाएगा, अगर मान लो इसे राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में सरकार बनाएगी तब आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट होगा। कोई संगठन क्या मनाता है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिरसा मुंडा के बारे में आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार इसको भी देख सकते हैं। नॉर्मली ये जो पेज होता है ना, ये आपके जागरूकता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, न्यूज़ प्लस। चलो, हमारा एनालिसिस समाप्त होता है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम देखो, इसमें तीसरा स्टेटमेंट देखो, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल को सदन के सदस्य होने की जरूरत नहीं है, बावजूद इसके संसद के सदन में जो है वो शामिल हो सकता है, सारा काम कर सकता है। संसद के सदन में वो बोल सकता है, सारा काम कर सकता है, बस वोट नहीं दे सकता है। याद रख लेना, अटॉर्नी जनरल वोट नहीं दे सकता है, संसद के सदन में भाग ले सकता है, सदन में बोल सकता है, सदन के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बस वोट नहीं दे सकता है। अगर तीसरा स्टेटमेंट आप गलत करोगे तो देखो, डी होगा नहीं, बी होगा नहीं, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि तीनों में ही तीसरा स्टेटमेंट कॉमन है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।